गुड इवनिंग। ट्वेंटी सिक्स टू 30। एनी डाउट? लास्ट के क्वेश्चन काफी इजी है ना। 30। क्या करेगा यार, आसान सा क्वेश्चन है। इमेज का फॉर्मूला तो याद ही होगा ना। पैराबोला का इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन, कुछ भी गलत ग्राफ बना दो, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला का रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि तुमको रिफ्लेक्शन चाहिए तो मैं पॉइंट के रिफ्लेक्शन को इमेज को लोकस बोल रहा हूं। मुझे हर एक पॉइंट की इमेज से जो कर्व बन रहा है उसकी इक्वेशन चाहिए। तो तुम तो जानते हो कि लोकस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। तो लेट मी रीड सम x1 y1, दिस इज x1 y1। तो मेरे ख्याल से इमेज के फॉर्मूले की हेल्प ले लो। पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था मैंने, तो कुछ लोगों को आज भी याद होगा। अपॉन 2 करो, अरेंजमेंट करो। तो आई थिंक फ्रॉम हियर आई गेट y1 इज इक्वल्स टू -4 minus h, and from here I get x1 equal to हो गया भाई। अब पुट कर दो, बिकॉज x1 y1 लाइज ऑन, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वल टू 4x1। ये रहा लोकस। और अब इसके आगे का पार्ट तुम खुद कर सकते हो। 29 में कोई दम नहीं है, डिटर्मिनेंट से कर लेना, ठीक है ना। पी क्यू एस डायमीटर, ये सब कर लोगे यार। 29 ना, पैराबोला सर्कल पी क्यू एस डायमीटर पासिस थ्रू वर्टेक्स, तो ओ पर 90 एंगल बन गया। तो पी क्यू मेक 90 एट ओ, ट्राइंगल ओ पी क्यू एरिया 3√2 है। पी को T1 मान लो, क्यू को T2 मान लो, और मेरे ख्याल से T1 T2 में रिलेशन स्लोप की हेल्प से आ गया। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ के लिए डिटर्मिनेंट की मदद ले लेना, ठीक है ना। 31 to 35, 33 पढ़ने दो। 33 क्या है? सर्कल, ठीक है, इंटरसेक्ट पैराबोला एट पी निकाल दो, है ना। तो पी तुम मदद कर दोगे कि सर एक्स स्क्वायर को 2y रख के पी आ गया था। तो पी जिसने किया है, आई थिंक √2,1 पी निकाल दिया, यही आता है ना। फिर वो कह रहा है कि टेंजेंट टू सर्कल C1 एट पी, तो C1 की टेंजेंट, है ना, √2x y is 3 टचेस द अदर टू सर्कल्स। ये क्वेश्चन ऐसा देखा हुआ क्यों लग रहा है कि पहले कहीं ये क्वेश्चन आ चुका है। C2 एंड सर्कल C3, और C2 C3 का जो सर्कल C2 C3 है, दोनों का रेडियस इक्वल है, और सेंटर Q2 Q3 है, और Q2 Q3 y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर Q2 Q3, दो इक्वल सर्कल को लाइन टच कर रही है। तो बस ठीक है कि सर अब तो इजी क्वेश्चन था, आपको लाइन मालूम है, सेंटर कुछ मान लीजिए,
लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 कॉमा, तो मैंने लैम्डा से दिखा दिया। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, जिसको अकेले वो समझ पा रहा है। तो परपेंडिक 1 पॉइंट इज लैम्डा 1, 1 पॉइंट इज लैम्डा 2। ओके, दोनों को मैंने लैम्डा से दिखा दिया। तो 0 कॉमा लैम्डा से परपेंडिकुलर √3, रेडियस कितना है सर्किल का 2√3। बस मुझे लगता है इससे लैम्डा निकल आएगा। यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, यू गॉट द सेंटर दिस एज वेल एज दिस। नाउ इफ यू नो सेंटर्स, तो मुझे लगता है Q2 Q3 इसने फाइंड तो नहीं करने को बोला, फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरी मुझको। और R2 R3 पॉइंट क्या था, एक मिनट, R2 R3 टचेस है, दिस इज R2 दिस इज R3। तो तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमको डिस्टेंस पूछा है। तो तुमको आज भी याद होगा ना कि सर आपने कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी बताई थी बाय कंस्ट्रक्शन। तो कुछ लोगों को शायद अभी भी याद होगा कि एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने किया हुआ है प्रॉब्लम कि ये ट्राइंगल पे जाइए और पाइथागोरस लगा दीजिए। सही है ना? कुछ लोग समझ गए मेरी बात को? सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और ये पैरेलल लाइन बनाइए टू टेंजेंट। अगर तुमने पढ़ा है मुझसे तो वाकई में तुम जानते हो कि मैंने सब कहाँ किस जगह पर बताया हुआ है। तो सर्कल्स में ढूंढ लेना अगर तुमको नहीं आता है तो, ठीक। कि ये पैरेलल टू टेंजेंट बना दिया तो ये R1 प्लस R2 लेंथ हो गया, और R1 प्लस R2 ये सेंटर्स का डिस्टेंस, तो पाइथागोरस की हेल्प से ये लेंथ आ गई, और ये लेंथ सेम ही है। सर दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर सेम, ठीक। और Q2 Q3 में तो कोई दम है ही नहीं सर, Q2 Q3 तो पहले ही हो चुका है ना। सेंटर्स को ही तो Q2 Q3 बोला था। अप टू 35 डन। जो क्वेश्चन बहुत टफ होंगे वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। जहां भी मुझको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक, कि सर 32 भी बता दो, सब बता दो, है ना, शीट के जैसा प्रॉब्लम। पॉइंट ऑन पैराबोला, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी। इस क्वेश्चन में तुमको अनकंफर्टेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम 11th क्लास में हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन को तुम अभी अगर ड्रॉप कर भी देते ना तो मैं कोई बुरा नहीं मानता। ये एक्चुअली दो कर्व के बीच का जो लोएस्ट डिस्टेंस है ना, दैट इज अलोंग कॉमन नॉर्मल। ये हम लोग एओडी में पढ़ते जाकर के, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी तुम नहीं जानते हो इस बात को तो कोई खास बात नहीं है, ठीक। वाई स्क्वायर 8x सर्कल 0, -6 सेंटर, रेडियस 1। तो यू वांट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी। तो 0, -6 से मिनिमम डिस्टेंस, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा मैं, ये मैं एओडी में प्रूफ बताता हूं, तुमको नहीं बताया शायद मैंने अभी, ठीक है। कि किसी भी कर्व से किसी पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस जो है दैट इज अलोंग नॉर्मल, मिनिमम या मैक्सिमम। अच्छा सर्कल्स में बताया था, बस फिर क्या है, फिर तो बताया, फिर तो मैं यूज करना है ना। कि ये नोन पॉइंट है x1 y1, ये जनरल पॉइंट है x, fx। तो डिस्टेंस का स्क्वायर लिखो, उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए d/dx को 0 करो। तो d/dx को 0 जब करते हैं, है ना, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैंने कहा ना अभी यू कैन ड्रॉप इट, बाकी चलो मैं प्रूफ बताई दी, अब तो लो सामने प्रूफ है। दिस इज डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ इफ डिस्टेंस इज मिनिमम और मैक्सिमम, तो d/dx at that point is going to be 0. Now if I make it 0, into f dash, तो देखो व्हाट इज द रिलेशनशिप,
आई एम गेटिंग, ये रिलेशन आ रहा है। तो पॉइंट ऑन कर्व विच इज एट मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 सेटिस्फाइज दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से अब दिखाई दिया कि सर ये तो पॉइंट x1 y1 को जिस भी पॉइंट पर मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस बन रहा है और सेम पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, सेम पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, तो मानते हो m1 m2 -1, तो दिस लाइन इज कमिंग परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो मुझे लगता है कि मैंने प्रूफ दे दिया कि x1 y1 से कर्व का मिन या मैक्स डिस्टेंस जब जिस पर भी आ रहा है, दैट पॉइंट बाय ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू x1 y1 बिकम नॉर्मल टू कर्व। ये रहा प्रूफ, ठीक। तो इस कंसेप्ट का तुमको यूज करना था, तो इस कंसेप्ट के यूज से हो गया कि सर नॉर्मल टू पैराबोला पासिंग थ्रू सेंटर। बस अब इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो कि सर ये तो मेरा एक्सपर्टाइज एरिया है ना, कि सर मैं तो इसको स्लोप से निपटा दूंगा। ये पॉइंट 80 स्क्वायर 280 ज्वाइन टू दिस, राइट इट स्लोप, और फिर 80 स्क्वायर 280 पर नॉर्मल का स्लोप तो तुमको रटा हुआ है कि सर वो -t, तो इक्वेटिंग स्लोप यू विल ऑब्टेन t ऑब्टेन हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ में आ गई, ठीक। तो आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑन पैराबोला एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अप टू 35 डाउट पूछ के क्या करेगा यार, ऑप्शन चेक कर लेते, ठीक है ना। इक्वेशन आ जाती है, कुछ रिलेशनशिप आ जाता है, फिर उस रिलेशनशिप से एच के मिलता नहीं है, चिंता मत करो, फिर ऑप्शन देखने पड़े थे कि सर ये जो रिलेशनशिप आ रही है उसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 38 39 ओके। पैराबोला वाई स्क्वायर 4 - x नेगेटिव को खुलेगा है ना, 4,0 लेफ्ट को ओपन हो गया। इनइक्वालिटी का मतलब समझ गए, वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू, वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू का मतलब है इनसाइड, ठीक। अब x ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है कि टुवर्ड्स लाइन के राइट, तो ये रीजन, दिस इज द टोटल रीजन सेटिस्फाइंग बोथ इनइक्वालिटी, ये रीजन, ठीक। नाउ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर्स ऑन x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस पर सेंटर दैट आर कंटेन्ड इन R समझ रहे हो, R ये रीजन था। तो सर्किल मुझको ऐसा चाहिए जिसका सेंटर x एक्सिस पर हो, लेकिन वो इस शेडेड रीजन के विद इन होना चाहिए, ठीक। तो इतना तो तुम समझ गए। एंड सर्किल हैज लार्जेस्ट रेडियस, ठीक है। तो तुमको कॉमन सेंस से दिखाई दिया कि सर वो लार्जेस्ट रेडियस का सर्किल इन दिस रीजन क्या होगा, तो थोड़ी सी बुद्धि अगर लगाते तो तुमको हिंट मिल जाता कि सर इट शुड बी लाइक दिस। पैराबोला को बिल्कुल सिमेट्री से दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस पर अगर सेंटर हुआ तो मुझे लगता है कि टचिंग सर्किल है ना, कि सर टचिंग सर्किल बनेगा, इंटरसेक्टिंग ले नहीं सकता है ना। और क्या कहते हैं, अगर तुम नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट करोगे तो तुमको दिख जाएगा कि सर ये तो स्मॉलर सर्किल है, ये तो
है ना, इससे ज्यादा रेडियस में आपको लाके दे सकता हूं। अब इसी तरह से सोचो कि टचिंग तो दिख गया, लेकिन यू आर इंटरेस्टेड इन हाईएस्ट रेडियस, तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर ओरिजिन से पासिंग, है ना, ओरिजिन का लेफ्ट स्मॉल, राइट स्मॉल, और लेफ्ट में तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमको शेडेड रीजन में रहना है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल शुड बी लाइक दिस, ये होना चाहिए एकदम एप्टीट्यूड। अब मेरे ख्याल से जो समझदार लोग हैं वो लोग क्वेश्चन को बहुत आराम से निपटा देंगे कि देखिए ये लेंथ है लैम्डा, दिस लेंथ, सही। चलो लैम्डा हटाओ, अभी हम इस पर बात करेंगे। अब तुम तो समझदार हो ना, ये दोनों कर्व टचिंग है तो दे हैव कॉमन टेंजेंट, दे हैव कॉमन नॉर्मल, तो आई एम यूजिंग कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल टू बोथ, तो मुझे लगता है ये सेंटर से पास कर गई, सही है। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो। तो नॉर्मल की इक्वेशन एट पॉइंट टी, कर्व क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यही था ना कर्व, 4 माइनस एक्स। तो मुझे लगता है कि यार नॉर्मल की इक्वेशन तुम खुद लिखो कि सर वो y प्लस टी एक्स, अब जिसको बुद्धि है वो समझ पा रहा है कि व्हाट इज माई एक्स, y प्लस टी एक्स बराबर 280, आई थिंक 4a 1 है ना, तो 2a का मतलब हुआ हाफ, 280 प्लस 80 क्यूब, वो टी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिख के देख लो, 80 क्यूब 4a इज 1। मुझे लगता है कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि सर आपने नॉर्मल की इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी है, ठीक। नाउ आई गेस नाउ दिस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। ये नॉर्मल की इक्वेशन है ना, तो y को 0 रखने से देख लो x कितना आ रहा है। तो यार ये कोऑर्डिनेट आ गया, y को 0 रखो, कितना आया, हाफ 4 माइनस एक्स बराबर हाफ प्लस 1/4 टी स्क्वायर। अगर मैं सही हूं, है ना, तो यही आ रहा है ना, तो 4 माइनस हाफ, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई है ना कि सर हाँ ये ठीक लिख दिया आपने। बस अब जो थोड़े से अक्ल रखते हैं लोग, व्हाट दे विल डू कि आपको टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए यार दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, तो अब तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो। ये कोऑर्डिनेट तो a प्लस क्या होता है 80 स्क्वायर, है ना, 80 स्क्वायर 280, तो 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर कितना हुआ 80 स्क्वायर, लेकिन जिसको अकल है वो कहेगा सर 4 माइनस एक्स 80 स्क्वायर है, तो x कितना आ गया 4 माइनस 280। ओके, मेरे ख्याल से मैंने कोऑर्डिनेट सही लिख दिया, सही है ना, देख लो रीड कर लो, 80 स्क्वायर 280 मैंने सही लिख दिया कि नहीं। तो अब तुम ये डिस्टेंस निकालो, ये तुम्हारे सामने कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने, तो ऑब्टेन डिस्टेंस 7/2 5/2, कहां पर 7/2 5/2, ठीक है तो लिखा है, कहां मिस्टेक की है मैंने, मुझे गलत क्यों नहीं लग रहा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। मैं जब गलत करता हूं तो मुझे इंट्यूशन आ जाता है, 7/2, ये 7/2 लिखा तो है, ये 5/2 होगा, 4 माइनस हाफ तो 7/2 ही हुआ, ठीक क्या है, ठीक क्या है ना, 4 माइनस हाफ 7/2 ही होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लो क्वेश्चन को कि सर दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो खुद इसके बराबर है, तो इससे टी निकल आएगा कि हो तो गया 7/2 माइनस 1/4 टी स्क्वायर,
का होल स्क्वायर बराबर ये दो का डिस्टेंस कितना हुआ 4 माइनस 1/2। बाकी कैलकुलेशन तो मेरी गलत होती है भैया ना, इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं सिर्फ लॉजिक सही दे पाता हूं, है ना। ये सब बस आपके लॉजिक ही सही होते हैं, बाकी सब तो गलत होता है आपका, है ना। तो 4 माइनस 1/2 आई डोंट नो, देखो कितना आया, हाफ प्लस 1/4 टी स्क्वायर। अब देख लो एक बार मैंने कैलकुलेशन ठीक की है या गलत की है। ये ठीक किया मैंने, बस यहां से टी निकाल लेना कि सर इससे टी स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत आराम से निकलती दिख रही है, ये तो क्वाड्रेटिक है, ठीक। अब तुम मैनेज कर लेना इसके बाद, अगर अगर कुछ गलत है तो तुम मैनेज करना, क्योंकि मेरा ओपिनियन जो कह रहा है कि मैंने सही किया है, ठीक। योर प्रॉब्लम इज डन। 5 सेकेंड्स। मेरे ख्याल से मैंने बहुत आराम से किया है ना। एक्चुअली जिन लोगों को ज्योमेट्री नहीं आती है ना, वो लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx से शुरू करते हैं, ये बात मैंने सर्कल्स में बहुत पहले ही कहा था, ठीक है। बाकी ये सॉल्यूशन डिफिकल्ट तो नहीं था। टू फाइंड लोकस ऑफ पी इज द प्रॉब्लम। बस हो गया, शीट बंद कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब तुम कोई क्वेश्चन लिखोगे भी तो मैं हिंट नहीं दे पाऊंगा कि सर 34th बता दो, है ना। शीट बंद कर दिया यार मैंने। कोई खास नहीं है, तो समझ पा रहे हो कि समथिंग सिमिलर टू ellipse, idea of ellipse, right, to obtain the locus of this equation, point P satisfying the given equation. Now again मैं केसेस में बात कर रहा हूं, है ना, कि if 2a is less than f1 f2 equal to f1 f2 more than f1 f2, so I want to know कि what will be the locus in these three possibilities. मान लो f1 f2 फिक्स पॉइंट्स, ठीक। हाँ, अब पॉइंट P तो तुम समझते हो, सोचना कि सर आप फिर केसेस में बात करोगे कि पॉइंट P इज कोलिनियर विद देम, इज नॉन कोलिनियर विद देम। कोलिनियर में तुम मुझे फिर दो पॉसिबिलिटी बोलोगे, आउटसाइड, P lies outside f1 f2, P lies inside f1 f2, ठीक। अब जरा आउटसाइड को देखो, मानते हो आउटसाइड लेने पर पी f1 माइनस पी f2 का मॉडुलस, डिफरेंस की मॉडुलस वैल्यू, तो ओरली इमेजिन कर पा रहे हो कि सर वो इक्वल टू f1 f2 आ रही है, थिंक। ठीक। एंड व्हाट अबाउट पॉइंट लाइंग बिटवीन, अगर पॉइंट बिटवीन है तो पी f1 और पी f2 का डिफरेंस f1 f2 से लेस है,
आराम से सोच पा रहे हो कि सर इसमें लेस है और इसमें F1 F2 के इक्वल है। अब चलो नॉन कोलिनियर लेते हैं। अगर पॉइंट P नॉन कोलिनियर है तो आई कैन फॉर्म ए ट्राइंगल। ठीक, तो अगर तुमने 9th-10th में आईआईटी की तैयारी नहीं की है तो तुम जानते होगे कि सर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स की मॉडुलस वैल्यू इज लेस देन थर्ड साइड। तो PF1 माइनस PF2 मॉड इज लेस देन F1 F2। तो हियर ऑल्सो आई गेट डिफरेंस लेस देन F1 F2। तो यहां पर लेस देन F1 F2, यहां भी लेस देन F1 F2, यहां पर इक्वल टू F1 F2। मानते हो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं। ठीक, तो इसका मतलब तुमको समझ आया कि सर ये जो आप लिख के बैठे हो मोर देन F1 F2, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। तो हियर देयर इज नो पॉइंट P। और ये कब हुआ? इन दिस P lies on line joining F1 F2 excluding interior points। इंटीरियर पॉइंट्स, क्योंकि इसमें देखा ना तुमने कि सर सिर्फ आउटसाइड पॉइंट आ रहे हैं, F1 F2 का आउटसाइड पॉइंट। ऑफ सेगमेंट F1 F2, सही है। और ये जो लास्ट केस है when 2a is less than F1 F2, तो you will get to know mathematically कि this is what represent hyperbola। 15 seconds quickly। ओके, ठीक है। तो अब हम इस केस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 2a इज लेस देन F1 F2। तो अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने जा रहा हूं एंड यू अंडरस्टैंड कि F1 F2 को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट F1 F2 फोकस, है ना, F1 F2 अगेन आर फोकाई टू हाइपरबोला। तो लेट्स डू कैलकुलेशन डायरेक्टली। पॉइंट P, मैं इसको H के नहीं लेके डायरेक्टली XY ले रहा हूं। इज 2a वेयर हम लोग एजम्पशन पर कर रहे हैं कि 2a इज लेस 2a इज लेस देन 2c। हम इस एजम्पशन पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है,
तो यार बगैर समय खराब किए इसी स्टेप पर स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो तुम तो जानते हो ना, मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये सब छोटी छोटी बातें तो तुमने पढ़ी होंगी। करो कैलकुलेशन करो, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है ना, -2 टाइम्स। तो कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लेते होगे, 2 टाइम्स। सब ठीक ही कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन। तो आई थिंक वही स्कूल वाली आदत कि सर वो रूट को एक तरफ कलेक्ट करके लेट अस स्क्वायर अगेन। ठीक है, जिन लोगों को कैलकुलेशन में एक्चुअली दिक्कत होगी वो लोगों को तो खैर उनकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, उनको अपने छोटे भाइयों की जरूरत है। ठीक है, कि किसी बच्चे से पूछें कि ये सर ने कैलकुलेशन कैसे की है। ठीक, होल स्क्वायर ठीक है। तो आफ्टर डूइंग फुल मैनिपुलेशन इतना सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है। सही है ना। ओके, नाउ आई गेस कि ये जो भी हमने कैलकुलेशन की थी ये किस एजम्पशन पर की थी, वो एजम्पशन ऊपर टॉप में लिखा हुआ है ना। तो यू अंडरस्टैंड कि सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर। तो फॉर अवर सिंप्लीफिकेशन किसी भी पॉजिटिव नंबर को तुम रियल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो I put equation like this where b square is c square minus a square. तो कैलकुलेशन के बाद मुझे ये रिजल्ट ऑब्टेन हुआ। मैंने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कुछ बी स्क्वायर बोल दिया है। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू नो कि ये जो भी इक्वेशन आई है ये ड्रॉ होके कैसी दिखाई देगी। ठीक है ना, 5 सेकेंड्स क्विकली। तो अब तुम समझ रहे हो कि अब मैं कैलकुलस की मदद लूंगा टू नो द शेप ऑफ दिस इक्वेशन। सही, कॉपीड आई थिंक, है ना।
आज भी तुमको स्टेप्स याद होंगे कि आपने क्या क्या स्टेप्स सिखाए थे। डोमेन है ना, इंक्रीज डिक्रीज कॉन्केविटी, बिल्कुल सही ध्यान है भावेश। तो सबसे पहले लेट अस डिसाइड कि फॉर व्हाट एक्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ। तुमको आराम से दिख रहा है कि मैनिपुलेट करके सर हो तो गया है। दिस क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0, इससे ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो ग्राफ बनेगा मोर देन ए लेस देन माइनस ए। तो ग्राफ यहां फॉर्म होगा लेफ्ट एंड राइट। ठीक, अब तुम जानते हो कि सर अब इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं। इस इक्वेशन को देख के तुम फिर वही कमेंट करोगे कि सर आप सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बनाइए, नीचे हम कॉपी कर लेंगे, है ना, बिकॉज एट सेम एक्स वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ आई। ये सब बातें मैं एलिप्स में कर चुका हूं ऑलरेडी, है ना, और वो भी तुम समझ पा रहे हो। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू अपोजिट साइन। तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो आई एज्यूम वाई पॉजिटिव। ठीक, ये एजम्पशन लेके मैं सिर्फ ऊपर का ग्राफ बनाऊंगा। तो अमेरिका से डिफरेंशिएट करो। तो मोर देन ए पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो x मोर देन ए। वैसे तो साफ दिख रहा है कि सर x नेगेटिव पर योर फंक्शन विल डिक्रीज फॉर x नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर x पॉजिटिव। ठीक, और वैसे तो तुम लोग समझदार हो कि सर a के राइट का ग्राफ बनाइए, इधर का ग्राफ भी कॉपी हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लोग समझ पा रहे हैं कि अल्फा कॉमा बीटा अगर ग्राफ में है तो माइनस अल्फा कॉमा बीटा भी ग्राफ में है। ठीक, तो सारा का सारा ध्यान हम यहां रख दें कि बस ए के राइट का ग्राफ बनाओ, और वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक, तो अभी कॉन्केविटी भी देखनी है ना, तो फिर डिफरेंशिएट करो। लेट मी डिफरेंशिएट अगेन। सारा ध्यान डबल डैश पर है ना, कि व्हाट विल हैपन टू डबल डैश। वाई डैश को मैं यहां से पुट करने जा रहा हूं, इसकी मदद लो वाई डैश के लिए। तो वाई डैश इज एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई। थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी भाई। आई एम कैलकुलेशन तो है ना, कैलकुलेशन समझाना ये काम तो नहीं होना चाहिए मेरा, है ना। नहीं ठीक था यार। ठीक, और अभी कर्व की इक्वेशन
-1। देखना कुछ लोगों को मेरी बात पूरी तरह समझ आ गई कि सर वो तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है आपका ग्राफ इंक्रीज होगा लेकिन कॉनकेव डाउन होगा। सही है, कॉनकेव डाउन शेप। तो बस अब तो सारे इंफॉर्मेशन ला चुका हूं, अब तो ग्राफ बनाते हैं। एट x इक्वल टू a व्हाट इज योर y? योर y इज 0। एज x टेंड इंफिनिटी व्हाट हैपेंड टू y? y ऑल्सो टेंड टू इंफिनिटी। तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मोर देन a, पर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मैंने वैल्यूज का आइडिया ले लिया और कॉनकेव डाउन शेप। तो आई थिंक 0 से इंफिनिटी जाएगा कॉनकेव डाउन लाइक दिस। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, है ना, कि सर जैसा ग्राफ आप एक्स एक्सिस के ऊपर बनाओगे उसी की कॉपी कर देना। ठीक। अब कुछ लोग मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हैं कि -a का लेफ्ट कॉपी होगा, है ना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है अननेसेसरी, दोबारा इस पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण कि सर इसमें -α, β एज वेल एज α, β बोथ लाई। आप x को -α रख दो और y को बीटा रख दो, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है तो लोग समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? कॉपीड ग्राफ, इसका बिल्कुल कॉपीड ग्राफ है ना, सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। अब देखने में नहीं भी लगे तो मानना पड़ेगा, है ना, कि हाँ सर है। तो इस ग्राफ को या तो मैंने पूरी मेहनत करके दिखाया है कि ये शेप ऐसा क्यों है ना, क्योंकि वो बेसिक से पढ़ाने की आदत पड़ी है कि सर आपके सामने कितना ही बड़ा गधा तक आ जाए तब भी आप यार रीजन बता के ही बढ़ते हो, है ना, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना पूरी तरह से निभाता हूँ। इट डजेंट मैटर कि सामने वाला कितना ही बड़ा गधा क्यों ना हो, एक बार कोशिश मैं करता ही हूं। अब इसको 2 पैराबोला मत बोल देना सर ये दिस इज 1 पैराबोला, दिस इज 1 पैराबोला, है ना, इस तरह का स्टेटमेंट मत दे देना। 5 सेकेंड्स क्विकली। मुझमें और बाकियों में अंतर बस यही है कि मैं कुछ भी बताने की हिम्मत करता हूं, बाकी लोग नहीं करते, सोचते हैं यार ये तो समझ में तो आएगा नहीं, चलो इसको नहीं बताते। ठीक है ना, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आई एम फियरलेस, राइट। ओके, तो अब तो मगिंग करनी है ना, अब तो दिमाग लगाना ही नहीं है कि सर टोटल मगिंग इज द शेप ऑफ कर्व हैविंग इक्वेशन। सही। F1 F2, F1 F2 C था, राइट। और तुम तो जानते हो कि सर C इज मोर देन A, तो मैं अभी इसको C लिख रहा हूं, लेकिन तुम जानते हो कि सर अभी C को आप इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी बता दोगे। ठीक है, तो ग्राफ इज नाउ क्लियर, फाइन। अब डेफिनेशंस लिखते हैं। ठीक, कुछ डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी। F1 F2 सेम एज एलिप्स आर कॉल्ड फोकाई, दीज आर द फोकस। लिखो डेफिनेशन लिखो। ट्रांसवर्स एक्सिस
line joining both the focus f1 f2 is called transverse axis. Line joining both the focus f1 f2 is called transverse axis. तो दिस इज द लाइन, ये है वो लाइन, ठीक है। तो सेम एज एलिप्स तुमसे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ पूछी जाएगी, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो सिर्फ इतनी लेंथ होती है कि सर ये 2a लेंथ, 2a इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट सेंटर ऑफ हाइपरबोला। मिड पॉइंट ऑफ f1 f2। अब तुमको लगभग सब एक जैसा ही लगेगा ना कि सर लग रहा है एलिप्स पढ़ रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ f1 f2 midpoint of f1 f2 is called center. Okay, तो आई थिंक you understand कि सर ये रहा for the given equation, for the given hyperbola center is origin। सही। नेक्स्ट conjugate axis। line passing through center and perpendicular to transverse axis। line passing through center and perpendicular to transverse axis, conjugate axis। एंड अगेन फिर वही सेम वे कि सर बोथ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट को वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। मेजर एंड माइनर इन एलिप्स और हाइपरबोला में ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट। अगेन कॉन्जुगेट एक्सिस की भी लेंथ होती है। अब तुमको इस डायग्राम में अभी तो फील नहीं होगा कि सर 0,b 0,-b, इसे देख करके तुमको अभी कुछ सिग्निफिकेंस नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन है सिग्निफिकेंस, है ना। कुछ लोग फील कर पा रहे हैं कि सर आपको पता है b को चेंज करने से पक्का फ्लैटनेस पे फर्क पड़ेगा। अभी लास्ट क्लास में एलिप्स में दिखाया था ना, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहां भी b का रोल होगा, ठीक। तो b की सिग्निफिकेंस है। तो ये जो लेंथ है 2b, 0b एंड 0-b सेगमेंट को ज्वाइनिंग लेंथ, ये कहलाती है कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b। तो बेसिकली तुमसे वो प्रिंसिपल एक्सिस की लेंथ पूछ सकता है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक। सब फील कर पा रहे हो, है ना। नाउ सम मोर टर्म्स। और क्या क्या डेफिनेशन लिखवाई थी यार, मैं तो याद ही नहीं रहता मुझे तो। वर्टिसेस लिखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विथ ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी अभी लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे, क्यों परेशान हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विथ ट्रांसवर्स एक्सिस आर वर्टिसेस। तो इन दिस इक्वेशन, इन दिस डायग्राम, these are the vertices a, 0 माइनस a, 0। ये है हाइपरबोला का वर्टेक्स। ओके, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, राइट। chord perpendicular to transverse axis, chord perpendicular to transverse axis। chord perpendicular to transverse axis। तो फील कर पा रहे हो कि सर बहुत सारे होंगे। दिस इज डबल ऑर्डिनेट, है ना। नाउ राइट लेटस रेक्टम। डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम लिखो। डबल ऑर्डिनेट passing through focus, double ordinate passing through focus। ठीक है ना। बिल्कुल एलिप्स का कॉपी चल रहा है सर। नाउ यू रिमेंबर कि सर आपने एक्सेंट्रिसिटी के बारे में भी एक नोट लिखवाया था कि एक्सेंट्रिसिटी इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अपॉन ये सब पूरा कॉपीड जो तुमने हाइपरबोला में पढ़ा था, सॉरी एलिप्स में पढ़ा था, वो सारे के सारे डेफिनेशंस हाइपरबोला में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि सर एवरीथिंग सेम। तो यहां से यू कैन सी कि सर सेंटर और फोकस का डिस्टेंस कितना था, सी। सेंटर और वर्टेक्स का डिस्टेंस डायग्राम में जाके देख लो, ए। तो एक्सेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू, तो इसका मतलब वो जो आप सी लिख रहे हो, सी इज इक्वल टू ए ई, है ना। तो लेट मी पुट हियर ओनली कि हम सी को रिप्लेस कर सकते हैं ए ई, सही। और अब तुम ये भी, अब तुम तुरंत कि सर वो एक रिलेशन आपने अभी भी लिखा था, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, याद करो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे बी स्क्वायर लिखा था ना। तो नाउ आई पुट सी, अभी अभी सी ए ई आया है, तो आई नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, जो कि एलिप्स पढ़ने की वजह से अब तुम लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा कि सर अब ये सारी बातें हमें कुछ ज्यादा ही आसान नजर आ रही है ना।
ठीक है, अभी तक तुम लोग यही सोच रहे हो कि सर डायरेक्ट्रिसेस कहाँ हैं, तो यार तुमको एलिप्स में भी तो याद होगा कि सर आपने डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखाई थी कि हर फोकस की एक करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो AE का करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज A/E। एक्सेंट्रिसिटी मोर देन 1 है ना इस बार, और -AE फोकस का करस्पॉन्डिंग विल बी -A/E। ये रहे तुम्हारे डायरेक्ट्रिसेस। हम्म, तो ये सब डायरेक्टली याद रखने हैं ना, तुमको तो पता है कि सर ये सब डेरिवेशंस किसी काम नहीं आते, अल्टीमेटली तो मगिंग करनी होती है ना। तो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, सेंटर। नाउ लेट अस along with equation p square a square e square -1। अब यहां पर एक और अच्छी बात बताता हूं, लाइक एलिप्स। एलिप्स पे तुमको ध्यान होगा कि सर मेजर एक्सिस इज बिगर इन लेंथ, ऐसा तुमने देखा होगा एलिप्स के केस में, जबकि हाइपरबोला में ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसवर्स एक्सिस बिगर हो सकता है, ट्रांसवर्स एक्सिस लेस भी हो सकता है, और ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि तुम सोच पाओगे कि सर E मोर देन 1, एक्सेंट्रिसिटी तो मोर देन 1 होता है, तो ये क्वांटिटी इक्वल टू 1 भी आ सकती है, मोर देन 1 भी आ सकती है, लेस देन 1 भी आ सकती है। ठीक, तो इसलिए बी और ए में रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, एनीबडी कैन बी बिगर। ठीक, अब और क्या तुमको याद करना है, एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम, राइट, कि सर ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो AE कॉमा, तो पुट कर लें, हाइपरबोला के इक्वेशन में पुट करके निकाल लेते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है ना, कुछ नया जैसा जो लोग फील कर रहे हैं, है ना, वो लोग नया ही फील करें कि सर एलिप्स में, इसका मतलब है मुझे एलिप्स नहीं आता होगा, इसीलिए मुझे डाउट आ रहे हैं यहाँ पर। और जो लोग एलिप्स ठीक से पढ़े हुए हैं वो लोग कुछ भी डाउट रेज नहीं कर रहे हैं, है ना, दे आर सेइंग कि सर ये सब हम देख चुके हैं, इस फेज से हम निकल चुके हैं। ठीक है, तो इफ आई पुट x इक्वल टू AE, तो देख लो यार मैनिपुलेशन, E स्क्वायर -1 इंटू बी स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, E स्क्वायर -1 को पुट करवा दिया। ये वही लोग होते हैं जिनको कभी भी कुछ भी सवाल दे दो उनके लिए वो नया जैसा होता है। ठीक है, जो लोग डाउट रेस कर रहे हैं इस मोमेंट आफ्टर डूइंग एलिप्स, वो वही लोग हैं जो हर सवाल को देखकर कहते हैं कि देयर इज समथिंग न्यू, हमने तो कुछ आज तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, हमको तो हमेशा नई नई जैसी फीलिंग ही आ रही है। तो मेरे ख्याल से बी स्क्वायर बाई ए वाई इक्वल टू, जबकि पूरा का पूरा रिजल्ट कॉपी हो गए, यहां पर कुछ फर्क ही नहीं आया। ओके, तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक, तो ऑल रिजल्ट्स मैच विद द रिजल्ट्स ऑफ इलिप्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑल्सो क्लियर, 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए।
अभी अभी रटना सिखाऊंगा कि क्या रटना क्या है। ठीक, पहले निकाल तो लें। अब इसमें तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी इक्वेशन से आने वाले हैं। ए पॉइंट ऑन इट, जिसको कि तुम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोल देते हो, है ना, ए जनरल पॉइंट। ए जनरल पॉइंट ऑन दिस इज ए sec थीटा बी tan थीटा। और मैं तुमको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा टू नो द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ थीटा। ठीक, बहुत ही गंदा मीनिंग है, जीके के लिए सुन करके तुम उसको दिमाग में कभी बिठाओगे ही नहीं, ठीक है ना। थीटा इज अगेन कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल, दैट्स इट। ठीक है, थीटा को हम लोग एक्सेंट्रिक एंगल कहते हैं। अब जब सारी बातें हमने की हैं तो एक काम करो, इसी मोमेंट तुम ऑक्सिलरी सर्किल भी लिख डालो। ऑक्सिलरी सर्किल सर्किल हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस, सर्कल having transverse axis as its diameter। लिखो लिखो, सर्किल हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस एज इट्स डायमीटर कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किल। तो लेट मी ड्रॉ इन हियर ओनली your auxiliary circle। सही है। तो जो थीटा का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस है ना, वो इतना यूजलेस है, मैं बस डिक्टेट कर रहा हूं। इस थीटा पर तुम ट्रांसवर्स एक्सिस पे चले जाओ, सेम एक्स वर्टिकली, तो कोऑर्डिनेट आएगा a sec थीटा कॉमा 0। उस पॉइंट से तुम टेंजेंट बनाओ। अब तुम यहां पर सोच में पड़ जाओगे कि सर दो टेंजेंट बन रहे हैं, कौन सा टेंजेंट बनाओ। तो वो भी थीटा पर डिपेंड करता है, मालूम है कि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था, कहां था। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि देर इज नो नीड टू नो द ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ थीटा। तो ये एक सेक थीटा 0 आया, तो जस्ट जीके के लिए सुन लो। तो यहां से ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट बनेगी ना सर्किल को, उसका जो कांटेक्ट पॉइंट आएगा वो ओरिजिन से ज्वाइन करके थीटा एंगल बनाएगा। समझ गए? तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए, पूरी तरह से समझ गए होगे। हाँ सर, थीटा का ज्योमेट्रिक मीनिंग इज रियली यूजलेस टू रिमेंबर। ठीक है, तो बस इतना बहुत है। ए सेक थीटा बी टेन थीटा, इससे तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम जानते हो कि सॉल्व होंगे। मेरे ख्याल से अब मगिंग की तरफ चलते हैं ना, कि सर अब काम की बात हो जाए कि रटना क्या है। ये सब तो डेरिवेशंस ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला डिराइव करके हमको सारे टर्म्स लिखवा दिए। नाउ लेट्स रिमेंबर। ठीक, तो दोज हु आर रेगुलर, जिन्होंने पैराबोला पढ़ा है, जिन्होंने हाइपरबोला पढ़ा है ना, तो वो सब समझ रहे हैं कि सर हमें तो ये तक रटा हुआ है कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे, है ना। सर तीसरी बार कर रहे हो आप, है ना। यू विल फर्स्ट राइट इक्वेशन, कि हाउ टू रिमेंबर इक्वेशन।
या टीए का मतलब समझ जाना, ट्रांसवर्स एक्सेस माइनस is 1 and also relation रट लो। बिल्कुल हो गया, याद हो गया। नहीं है भाई, टेस्ट टेस्ट की डेट शिफ्ट हो गई थी। दोनों टेस्ट की डेट शिफ्ट हुई थी, मेंस एज वेल एज एडवांस, एक एक वीक दोनों शिफ्ट हुए थे, तो एडवांस का टेस्ट नेक्स्ट वीक है। ठीक है, नाउ आई थिंक टू रिमेंबर स्टैंडर्ड टर्म्स। ओके, तो स्टैंडर्ड टर्म्स के लिए अगेन यू नो कि सर कैसा भी हाइपरबोला है आप सब सेंटर के रिस्पेक्ट में रटवा दोगे। ए आई एम यूजिंग फॉर सेमी ट्रांसवर्स, बी सेमी कॉन्जुगेट। तो सेंटर से वर्टेक्स, ए फोकस, ए ई एंड डायरेक्ट्रिक्स, A by E and extremity of latus rectum, B square by A। बस इतना ही याद करना है टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड टर्म्स। बिल्कुल सही कार्तिक। ठीक है, चलो एक दो यूजलेस कंसेप्ट दोबारा बता देता हूं, है ना, कि सर मोस्ट यूजलेस कंसेप्ट इन कोनिक सेक्शन इज पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो इस पर अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। Let us only know about standard hyperbola. आई थिंक एस नोटेशन तुम लोग समझ ही गए कि एस किसे बोला जाएगा।
कलेक्टिंग वन साइड, दिस इज एस नोटेशन। ठीक, मैं डायरेक्ट पहले रीजन आउटसाइड का मतलब क्या है, ये कहलाता है आउटसाइड रीजन, ये, और ये रीजन एज वेल एज ये रीजन कहलाता है इनसाइड। तो अब मैं तुमको डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, एनी पॉइंट पी इफ S1, अब की बार थोड़ा आंसर में फर्क है, S1 नेगेटिव देन P लाइज आउटसाइड। पॉजिटिव इनसाइड। बस रट लो, प्रूफ तुमको सबको पता है कि सर आप वो वाई कंपेयर करके तुरंत बता दोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिवर्स दिख रहा है ना कि S1 पॉजिटिव आज तक आउटसाइड के लिए यूज होता था, लेकिन हाइपरबोला में ये इनसाइड के लिए यूज हो रहा है S1 पॉजिटिव। ओके, ठीक। नाउ let's see some more definition associated with hyperbola. लिखो, डेफिनेशन लिखो। वैसे मनीष, तुम एक अच्छे ऑफलाइन कोचिंग में अगर पढ़ते हो तो क्या क्लास के बीच में उठ करके कुछ भी करने के लिए चले जाते हो? एक्सेप्ट यूजिंग टॉयलेट्स, है ना? तो मेरे ख्याल से नहीं ना, कि सर क्लास के बीच में उठा और जाकर समोसा खाने चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो जिस दिन इन सारी चीजों को अमल में ले आओगे ना, कि मैं आपकी क्लास में बिल्कुल वैसे ही पढ़ता हूं जैसे कि स्कूल में किसी टीचर के सामने बैठकर या किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर के सामने बैठकर, बस उसी दिन तुम सिलेक्शन की रेंज में आ जाओगे। और जब तक ये सब चीजें मिसिंग हो ना, तो तुम अपने आप को बिल्कुल भी मत रखना कि मैं निकाल पाऊंगा एग्जाम जिसके लिए कि मैं इतना समय बर्बाद कर रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले जो है ना वो है डिसिप्लिन। इफ वी आर नॉट डिसिप्लिन, वी आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, राइट। लिखो, टू hyperbolas are said to be conjugate to each other if two hyperbolas are said to be conjugate to each other if their principal axes are interchanged. If their principal axes are interchanged. समझो क्या कहना चाहता हूं मैं? मतलब ट्रांसवर्स ऑफ वन इज कॉन्जुगेट टू अदर, कॉन्जुगेट ऑफ वन इज ट्रांसवर्स टू अदर। ठीक, तो चलो ट्राई करते हैं कि सर स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो अभी अभी हमने देखा है, इसके कॉन्जुगेट को लिखने की कोशिश करते हैं। देखें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है ना। सही है। तो आई एम इंटरेस्टेड टू राइट हाइपरबोला विच इज कॉन्जुगेट टू दिस, इसका कॉन्जुगेट। तो मानते हो ना, डेफिनेशन को अभी अभी पढ़ के हमको समझ में आया है कि ये जो ट्रांसवर्स है दिस इज कॉन्जुगेट फॉर अदर, और जो कॉन्जुगेट है दैट इज ट्रांसवर्स सही।
तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक, इसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं। तो आई गेस तुमको अभी भी रट के आए हो। इक्वेशन टू दिस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस, कोई भी एक्स वाई पॉइंट लो, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस। तो मानते हो सर कॉन्जुगेट एक्सिस तो ये रही, तो एनी एक्स वाई डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट इज मॉड बाई स्क्वायर, मॉड बाई स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स। सेमी ट्रांसवर्स मानते हो बी, सेमी ट्रांसवर्स तो बी हो गया, माइनस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस। तो एनी पॉइंट पी फ्रॉम ट्रांसवर्स मॉड एक्स अपॉन सेमी कॉन्जुगेट, मानते हो कॉन्जुगेट इज ए, सेमी कॉन्जुगेट इज ए। I think this is the equation of conjugate. अब विशाल मुझे एक बात बताओ कि ये जो दो हाइपरबोला हैं conjugate to each other, will they intersect or touch or neither intersect nor touch? बताओ ये दोनों हाइपरबोला कभी मीट करेंगे या नहीं करेंगे? सोच कर बताओ। ठीक है देव, और कोई? दीर्ष्या, अक्षत, विकास, ठीक है शिवांश, भावेश, आई थिंक सभी लोग कह रहे हैं, है ना? वंश, वंश ही था ना जिस, नहीं यश, यश गलत कह रहे हो यार, कॉमन सेंस लगाओ। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, है ना? कि सभी लोगों ने कहा है कि सर दे डू नॉट इंटरसेक्ट, तो दोज हु आर सेइंग डू नॉट इंटरसेक्ट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तुरंत थॉट लगाओ ना कि सर लेट्स एज्यूम कि दे मीट, मान लो दे मीट, तो एक्स कॉमा वाई पॉइंट मान लो विच इज कॉमन टू देम, मान लो अगर ये दोनों मीट करेंगे तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ना, टू दिस इक्वेशन, टू दिस इक्वेशन। तो एज सून एज आई एज्यूम ए कॉमन पॉइंट एक्स वाई, तुमको लगता नहीं कि सर ये क्या हुआ? सेम एक्स वाई सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, और यहां क्या हुआ? सेम एक्स वाई सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। तो यार ये तो 1 और -1 बराबर आ गए। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ गए तुम कि सर ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है देयर इज नो पॉइंट कॉमन टू देम। मेरे ख्याल से दिमाग खुला हो गया ना कि हाँ सर बिल्कुल ट्रू। तो दे विल नॉट मीट, ठीक, कभी मीट नहीं करेंगे। अब चलो तुमको एक इंटरेस्टिंग सवाल कराता हूं। ओवर देम, मैं जो भी सवाल पुट कर रहा हूं वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला पर है, ठीक है? Suppose their eccentricities are E1 and E2. ठीक, let us obtain relation between E1 E2. Find relation between E1 E2। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा कि सर इन दोनों में रिजल्ट लाना है, मुझे रिलेशन लाना है, रिलेशन। दौड़ाओ दिमाग, दौड़ाओ कि सर कैसे शुरू करूं, है ना? तो डोंट यू थिंक कि सर वो फॉर्मूला लगाते हैं ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो फॉर वाइट हाइपरबोला आई हैव दिस रिलेशन, सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर सेमी ट्रांसवर्स स्क्वायर। सही, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं, दैट्स इट।
सही. नाउ सेम वे फॉर its conjugate for blue hyperbola, semi conjugate square. Now what is semi conjugate? The semi conjugate to A है. सेमी ट्रांसवर्स स्क्वायर, तुमने फॉर्मूले अच्छे से रटे हैं ना. एक्सेंट्रिसिटी स्क्वायर -1. तो हाँ बिल्कुल ठीक अभिनव. तो आई थिंक by simplification I get this. सही. प्रियम इसको और अच्छा आंसर ला सकते हो यार, बहुत रिड्यूस करके आंसर दो ना मुझे. तो सी 1/E1 स्क्वायर and see what is 1/E2 square. B square upon A square plus B square. सिंपल मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं. तो आई कैन नोटिस कि 1/E1 स्क्वायर 1/E2 स्क्वायर का सम इज कमिंग टू बी 1. तो अगर तुम इस रिलेशन को याद भी कर लोगे ना तो मैं बुरा नहीं मानूंगा. ठीक है कि दो कॉन्जुगेट हाइपरबोलास के एक्सेंट्रिसिटी फॉलो दिस रिलेशनशिप. इजी. चलो तुमसे सेम कॉन्जुगेट हाइपरबोला पर ही एक अच्छा सवाल पूछता हूं. ठीक, उसका आंसर तुम अभी निकाल के दोगे मुझे. क्वाड्रिलेटरल ज्वाइनिंग देयर फोकाई. फाइंड इट्स एरिया. क्वेश्चन लिख लो खुद. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by joining the foci of two hyperbolas. Express your answer only in terms of small a small b. I don't want the answer in terms of E1 E2. okay? मुझे small a small b में आंसर चाहिए. And also comment upon the type of quadrilateral. है ना. क्वाड्रिलेटरल पर कमेंट करो कि वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है. आई थिंक यू गॉट माई प्रॉब्लम. है ना, प्रॉब्लम समझ गए तुम लोग. क्विकली फाइंड आउट. इतनी जल्दी नहीं यार देव, तुम तो बहुत ज्यादा जल्दी बताने लग गए. रुद्र मुझे एकदम बेस्ट आंसर चाहिए. अरे अभी अभी तो कहा यार मैं ये दो हाइपरबोला की बात कर रहा हूं. ऑब्वियसली मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहा हूं. फाइंड एरिया एंड बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है रुद्र. अभिषेक आंसर में मिस्टेक है. शिवजी, शिवजी एरिया भी बताना है. एंड रुद्र यू ऑल्सो. यश मैंने पहले ही कहा था कि मुझको आंसर E1 E2 में नहीं चाहिए. सुधांशु एरिया, फाइंड एरिया. यार ये एरिया समर्थ कैसे निकाल रहे हो यार तुम लोग. 8AB ये मेरे कुछ कम समझ में आ रहा है कि तुम लोग 8AB आंसर कैसे निकाल रहे हो. फोकस को ज्वाइनिंग का एरिया पूछा था तुमसे.
ओ थैंक गॉड, एक आंसर एरिया का करेक्ट आया। प्रियम, प्रियम क्वाड्रिलेटरल पर कमेंट करो, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। चलो अब फिनिश करते हैं। वन मोर आंसर करेक्ट, सक्षम। ठीक है, अब देखते हैं। देखो मैंने कहा था मुझे बेस्ट आंसर चाहिए, तो जो लोग मुझे रोम्बस कह रहे हैं, रेक्टेंगल कह रहे हैं, वो लोग गलत नहीं है, बट दैट इज नॉट द बेस्ट आंसर। ओके ओके, तो आई थिंक एरिया हाफ D1 D2, ठीक है। तो यार थोड़ी सी बुद्धि जिसको है वो कह रहा है कि सर आपकी डायगोनल जो है ना वो BE2 2BE2 AE1 2AE1, तो यार थोड़ी सी तो बुद्धि लगाते कि सर ये रिजल्ट देखिए, AE1 BE2 तो मैच कर रहे हैं, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, कैलकुलेशन तो आपके सामने है। तो मुझे बताओ अगर डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है ना अभिमन्यु, तो इट शुड बी ए स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस हुज डायगोनल्स आर इक्वल, तो इट इज स्क्वायर। तो अनडाउटेडली योर क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर एंड इट्स एरिया हाफ इनटू किसी भी एक डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल तो 2AE1 है ना, तो यार AE1 को यहां से उठाओ ना कि सर 2AE1, ये रहा AE1 का स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल आंसर आ गया कि योर आंसर इज 2A² + B²। इजी, इतना सिंपल आंसर था। नहीं, होल स्क्वायर नहीं आएगा, जस्ट 2 टाइम्स A² + B²। भौमिक, ठीक है। बहुत लल्लू क्वेश्चन था कि नहीं, है ना। चलो एक छोटी सी डेफिनेशन और लिखो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही। हाइपरबोला whose transverse axis is equal to conjugate axis। हैप्पी बर्थडे प्रिंस। अच्छी पढ़ाई करो और क्या, है ना। भगवान तुमको बुद्धि दे कि तुम क्लास रेगुलरली अटेंड करो और तुम रेगुलरली होमवर्क करो, ठीक है, सो दैट यू कैन सेलिब्रेट योर कमिंग बर्थडेज, है ना। कि सर अच्छा करेंगे तो और अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाएंगे, है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, दिस इज द डेफिनेशन। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी दिखाई देगी? x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B², बट एज यू सेड कि B इज इक्वल टू A, तो एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज लाइक दिस। एंड ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, बाकी हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में और भी बात करेंगे, अभी तो मैंने तुमको बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बताई है, ठीक, बहुत बेसिक एक एग्जांपल दिया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। नाउ एक्सेंट्रिसिटी ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर कि सर एक्सेंट्रिसिटी तो एकदम याद होनी चाहिए। तो B² इक्वल टू A² E² माइनस 1, तो B² तो A² ही है, तो E इज √2। रिमेंबर
सही। तो फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिमेंबर द एक्सेंट्रिसिटी। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि ट्रांसवर्स एक्सिस बिगर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो देखो इक्वल को तो हम लोग रेक्टेंगुलर कहते हैं, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट क्लास होमवर्क तुमने शीट लोनी पढ़ लिया ना उसमें, तो इन नेक्स्ट क्लास I will do all suggested problems. I think there are 3 exercises. If I am not wrong, so in the sheet you are suggested to solve 3 exercises, some selected problems of Loni, right? So I will discuss all suggested problems in the sheet. From SL Loni in next class. Okay. तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लस ये डिस्कशन करेंगे। और जिसका होमवर्क फिनिश हो जाए कि सर मेरा काम खत्म हो गया, मैं क्या करूं, तो उसको पता है कि एलिप्स फिनिश हो चुका है, ही कैन कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 ऑफ एलिप्स। ओके, तो खाली बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। 31 हो जाएगा क्या मंडे को? हाँ हो जाएगा। तो हम लोग नए साल में मिलेंगे ना 2024 में। और जैसा मैंने कहा कि एटलीस्ट जो इस क्लास में बच्चे बैठते हैं ना, कम से कम वो लोग सुधर जाएं एंड वो ऑनलाइन स्टूडेंट की कैटेगरी से बाहर आ जाएं कि सर वी आर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, है ना। तो हम लोग क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे। तो एटलीस्ट 2024 में किसी तरह की मिस्टेक मत करना, बहुत आराम से विद इन 500, विद इन 1000 जो तुम रैंक चाहते हो ना वो आ जाएगी। चलो भाई, बाय, जय हिंद। मंडे को हॉलीडे है आई थिंक, है ना, मंडे क्लास नहीं है। चलो, ओके, हैप्पी न्यू ईयर।